नेक्स्ट हमने मूव करना है टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज़ द रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज़ सिक्रीशन। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, किस तरह से होती है, कहाँ पर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और कहाँ पर सिक्रीशन हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की। हमें पता है कि ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू प्रेशर के साथ आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है, एक बॉल है कैपिलरीज का, और ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोरस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ये प्रेशर के साथ ब्लड यहाँ से आता है, प्रेशर से जब ब्लड आता है यहाँ पर, तो इन पोर्स की वजह से ब्लड में से बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत से कंपाउंड्स जो कि ब्लड में मौजूद थे वो कहाँ पर चले जाते हैं? इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। अभी अभी मैंने क्या कहा कि एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आ रहा है वो एक प्रेशर के साथ आ रहा है। जैसे वो प्रेशर से ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस क्या है? पोरस, उसमें सुराख है। जो वो प्रेशर से ब्लड आता है तो इन सुराखों की मदद से जो ब्लड है उसके बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत से उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस से निकल कर कहाँ चले जाते हैं? इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। जैसे कि ये एरोस शो हो रहे हैं। अब ये जो मटीरियल किस में चला गया है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। उसमें वाटर भी हो सकते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट्स भी हो सकती है, इवन उसमें ग्लूकोज भी हो सकती है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ये कहाँ पर चली जाती हैं? इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, तो हम उसे वहाँ पर क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर हम उसे वहाँ पर क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हम उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो रन करता हुआ आगे की तरफ किसकी तरफ चला जाता है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की तरफ। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जब ये जाता है तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी क्या है? नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, जिसके अंदर ब्लड रन कर रहा है। अब इस फिल्ट्रेट में मैंने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, इसमें सॉल्ट्स भी हैं, इसमें शुगर भी चली गई, इसमें वाटर भी है। तो बेटा अब इनमें से जो कुछ ग्लूकोज हैं या कुछ जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो हमने रिलीज़ नहीं करना ना बॉडी से, तो इसलिए उनको बैक टू द ब्लड जाना चाहिए, उन्हें ब्लड का पार्ट बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस पार्ट में जब ये फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, तो वहाँ से अगेन ट्यूब्यूल में से ये सारी चीज़ें कहाँ जाना शुरू हो जाती हैं? इनटू द ब्लड। कहाँ पर जाना शुरू हो जाती हैं ये? अगेन इनटू द ब्लड। सेम इज़ द सिचुएशन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में से भी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के वो बैक टू द ब्लड कैपिलरीज, जिनको हमने क्या कहा था? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर हुई है रीअब्जॉर्प्शन। पहले क्या हुई? यहाँ पर इतने पार्ट में क्या हो गई? फिल्ट्रेशन। फिल्टर हुआ ना एक तरह से कि आपके पास ब्लड जो है वो एक प्रेशर से आता है और ब्लड के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उसमें इम्पॉर्टेंट भी थे, उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट ना होने वाले भी थे। तो अब उनमें से बहुत सी चीज़ें जो है वो फिल्टर होकर कहाँ चल गई हैं? बोमेन्स कैप्सूल में। अब वो जैसे ही बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाकर चल जाती हैं या वहाँ से ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आती हैं, तो वहाँ से फिर क्या होता है? जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ब्लड का पार्ट बनने थे, हमने यहाँ पर यही बात की ना कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है तो ज़रूरी नहीं कि जो अनइम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट या ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको बॉडी में से रिमूव किया जाना था वही रिलीज़ हो, बल्कि इधर से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी गलती से कहाँ पर आ जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए उनको कहाँ जाना चाहिए? वापस बैक टू द ब्लड। तो वो बैक टू ब्लड कैसे जाएंगे? जब वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से गुजरेंगे तो उनके ऊपर क्या होंगी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से दोबारा किन में चले जाएंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। इसी तरह डिस्टल ट्यूब्यूल में भी यही है, वो अगेन कहाँ पर जाते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो ये इतना वाला जो पार्ट है, इतना पोर्शन, इसके अंदर क्या हुई है? रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या हुई है? रीएब्जॉर्प्शन के जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो फिल्ट्रेट का पार्ट बन गए थे, इन ट्यूब्स में आ गए थे, वो दोबारा कहाँ चले गए हैं? ब्लड में। अब जैसे ही ये ट्यूब्स में से जो फिल्ट्रेट है वो रन करता हुआ नीचे आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर होती है सिक्रीशन।
किसकी? क्योंकि अभी पीएच का खासा जो है वो चेंज आ चुका होता है, पीएच जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से ट्यूब की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ये जो वॉल्स हैं इसकी, वहाँ से इस लाइनिंग से जो H पॉजिटिव आइंस हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, इस लाइनिंग से किस में रिलीज़ होते हैं? इनटू द ल्यूमेन। किस में रिलीज़ होते हैं? इनटू द ल्यूमेन। ये है आपके पास इंटरनल जो इसकी कैविटी है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन के अंदर क्या चीज़ सिक्रीट हो रही है? एपिथेलियल लेयर से। अगर हम इसको जो है वो जूम इन करके दिखाएं तो ये आपके पास अगर ये एपिथेलियल लाइनिंग है तो यहाँ से इसकी लाइनिंग से H पॉजिटिव आइंस कहाँ पर रिलीज़ किए जा रहे हैं? सिक्रीट आउट किए जा रहे हैं इनटू द ल्यूमेन। तो इस तरह से यहाँ पर होती है सिक्रीशन। तो अभी अगर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट जो हमने पार्ट्स पढ़े, जो फंक्शन पढ़े नेफ्रॉन के, जिसमें पहला था फिल्ट्रेशन, दूसरा था रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन वाज द सिक्रीशन, तो वो अभी हमने यहाँ पर भी देख लिया। इतने से पार्ट में जहाँ पर बोमेंस कैप्सूलर ग्लोमेरुलस है, तो वहाँ से जब ब्लड फोर्सफुली आता है, तेज़ी से आता है, तो फिल्ट्रेशन हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं ब्लड के, वो किस में चले जाते हैं? बोमेंस कैप्सूल में। यहाँ पर क्या हुई? फिल्ट्रेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको बैक टू द ब्लड लेके आना है, तो इसलिए ट्यूब्यूल्स में से कैपिलरीज में जो ब्लड आता है वापस, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ओनली, वो आना उनका क्या कहलाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। इसके बाद जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट होती है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाकर पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एपिथेलियल लाइनिंग से H पॉजिटिव आइंस ल्यूमेन में सिक्रीट किए जाते हैं। अब यहाँ पर पीएच मेंटेन होती है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो यूरिन मटेरियल है वो यहाँ से मूव करता हुआ फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चला जाता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिर डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ पर अगेन रीअब्जॉर्प्शन होगी और वहाँ से किस में चला जाएगा? इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होती है और यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। किस तरह से फिल्टर होता है? यहाँ पर इधर फिल्ट्रेशन, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड अगेन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर आखिरकार जो यूरिन है वो कहाँ पर चला जाता है? इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। इसके अलावा यहाँ पर चूँकि हमने कहा था कि जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और ऑलमोस्ट 99.5% तक ये ब्लड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी इतना कंसनट्रेटेड यूरिन जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उस काम के लिए यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, जिसमें 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ द ADH, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज़ द एल्डोस्टेरोन। अब ये 2 जो है इनका काम क्या है? ADH जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है और एल्डोस्टेरोन सोडियम आइंस की सिक्रीशन करवाता है। जो ADH है वो क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइंस। किस तरीके से ये होती है? हम यहाँ पर इसको अगर देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में जो मेन डिफरेंस था वो यही था ना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में ये लूप ऑफ हेनले भी शामिल हो जाती है। तो इस लूप ऑफ हेनले में ऐसा क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेडुला, जैसे जैसे हम डीप इनटू द मेडुला जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट लेस कंसंट्रेटेड था तो यहाँ पर जाते जाते किडनी का इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जैसे ही यूरिन इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है तो हमने क्या करना है? वाटर को कंजर्व करना है। शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई है तो हमने उस वाटर को कंजर्व करना है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस ट्यूब में से वाटर निकाल लें, क्योंकि इस ट्यूब में जो भी मटेरियल है उसने आखिरकार बॉडी में से रिमूव हो जाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या होता है कि ब्लड किडनी में वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बन रहा होता है। फर्दर ये काम किसकी वजह से हुआ? एंटी डायोरेटिक हार्मोन की वजह से। एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर की जब होती है कंडीशन, तो उसमें बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और वो एक सिग्नल होता है कि अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से क्या चीज़ रिमूव होनी चाहिए? वाटर। उसमें से पानी निकाल लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन जो है वो रिलीज़ किया जाए। अब जैसे ही ये यूरिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंच जाए, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थिक है, तो इसमें से वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। इसमें से वाटर रिमूव नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है? एक और हार्मोन एल्डोस्टेरोन, उसकी वजह से क्या होती है? एक्टिव अपटेक ऑफ द सोडियम आइंस।
अब आप खुद सोचें कि हम ये कह रहे थे कि ये वाला जो हिस्सा है, जो मेडुलरी रीजन है, वो ऑलरेडी क्या है, कंसनट्रेटेड। इट मीन्स उसके अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा। अब हम इस ट्यूब में से मज़ीद सोडियम आयंस अगर इस कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं, ऑलरेडी बाहर क्या थी, सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा, और हम अंदर से और सोडियम आयंस बाहर भेज रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी यूज़ की जाती है, और एनर्जी यूज़ करके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से सोडियम आयंस अगेन इस मेडुला के रीजन में सिक्रेट आउट कर दिए जाते हैं। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, हम चाहते हैं कि मेडुला को और ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर दें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो वाटर तेज़ी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रिमूव होगा। फर्दर बेटा जब यहाँ से ये यूरिन जाता है कहाँ पर, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, तो यहाँ पर कुछ और अगर इंपॉर्टेंट मटेरियल अभी भी यूरिन में रह गया है, इन ट्यूब्यूल्स में रह गया है, तो वो अगेन कहाँ पर चला जाता है, ब्लड में, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में से भी जाकर फर्दर वाटर क्या किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और आखिरकार जो यूरिन यहाँ से रिमूव होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंसनट्रेटेड। तो अभी तक हमने क्या बात की, इसको हम यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करें कि अगर ये हमारे पास है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरी तरफ हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है आपके पास डिसेंडिंग और दिस वन इज द असेंडिंग। होता क्या है कि जो डिसेंड, और इसके साथ में यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी शो कर देती है, कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या होगा कि अगर बॉडी में पानी की शॉर्टेज नहीं है, मेरी बात पर गौर करें, अगर बॉडी में पानी की शॉर्टेज नहीं है, हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है, यानी अच्छा खासा वाटर बॉडी में मौजूद है, तो हमें पानी को बचाने की फिर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में वाटर मौजूद है। तो उस टाइम पे जो एडीएच हार्मोन है, एंटीडायोटिक हार्मोन, ये रिलीज़ नहीं होगा। एडीएच सिर्फ तब ही रिलीज़ होता है जब शॉर्टेज होती है। जब एडीएच हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो वाटर की जो बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, हम दोबारा वाटर को ट्यूब्यूल्स में से कहाँ लेकर आ रहे थे, किडनी में लेकर आ रहे थे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। जब एडीएच सिक्रेट आउट नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, तो उस टाइम पे एडीएच हार्मोन रिलीज़ होगा और एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज़ होगा। किस तरीके से, जो एडीएच है उसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। इन ट्यूब्यूल्स में से, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में से वाटर जो है वो कहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, किडनी में, यानी ये किडनी का पूरा टिश्यू है, उसके अंदर ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन की जो डिसेंडिंग लूप है वहाँ से निकलकर वापस किडनी में आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये पानी इस किडनी में आएगा तो इसकी कंसनट्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी और मज़ीद वाटर फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा ये हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करता है। अब इसको हम फिर फर्दर कैसे यूज़ करते हैं इस कंडीशन को, कि यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर सिक्रेट किए जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेडुला का जो रीजन है उसमें अगेन क्या हो जाती है, कंसनट्रेशन बढ़ जाती है किसकी, सॉल्यूट्स की, और वो हाईली कंसनट्रेटेड हो जाता है और फिर यहाँ से मज़ीद वाटर रिलीज़ होगा। इसके अलावा एंटीडायोटिक हार्मोन की वजह से कलेक्टिंग डक्ट में से भी वाटर जो है वो रिलीज़ किया जाता है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ये थिक होती है, इसमें से वाटर रिमूव नहीं होता। वाटर कहाँ से निकलता है, डिसेंडिंग ट्यूब में से और कलेक्टिंग डक्ट में से। और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ये इसको कंसनट्रेटेड बनाने के लिए इस एनवायरनमेंट को क्या रिलीज़ करती है, सोडियम आयंस। और दूसरी जानिब चूँकि इस किडनी में यहाँ पर यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो यूरिया भी जो है वो यहाँ पर इसके अंदर एंटर हो रहा होता है। तो इस तरीके से बॉडी में से कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसको तकरीबन प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑलमोस्ट कितना, 99.5% तक कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू।